स्वागत है आप सभी का एकेएनएल क्लासेस में। हम आप लोगों को 12th क्लास का बायोलॉजी सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे थे, जो था मानव जनन। उसमें हम आप लोगों को वृषण के बारे में पढ़ाए थे और आज पढ़ाएंगे वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में। क्या? वृषण की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो वृषण की आंतरिक संरचना क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं। वृषण जो होता है, वृषण एक आवरण में पाया जाता है। वृषण किस में पाया जाता है? एक आवरण में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। और ये क्या है? आपका वृषण है। तो जब वृषण के अंदर देखा गया, जब वृषण के अंदर देखा गया तो वृषण में कई खंड पाए गए। वृषण में कई खंड पाए गए। जब वृषण के अंदर जब देखा गया तो वृषण में कई खंड पाए गए, और उन खंड को क्या कहा जाता है? उस खंड को वृषण पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण पालिका कहते हैं। वृषण पालिका कहते हैं। एक वृषण में 250 से लेकर 300 पालिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 250 से लेकर के 300 वृषण पालिका पाई जाती है। प्रत्येक वृषण पालिकाओं में शुक्र जनन नलिका का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? नलिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए, इन सभी पालिकाओं में क्या होता है? नलिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक पालिकाओं में एक से 3 नलिका पाई जाती है। नलिका पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? शुक्र शुक्र नलिका कहते हैं। शुक्र नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र नलिका कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ये खंड होते हैं, इन खंडों में क्या पाई जाती है? शुक्र नलिकाएं पाई जाती हैं। जब शुक्र नलिकाओं को बाहर निकाला गया, क्या किया गया? जब शुक्र नलिकाओं को बाहर निकाला गया, कितनी शुक्र नलिकाओं को? 2 शुक्र नलिकाओं को जब बाहर निकाला गया तो शुक्र नलिका के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे यहाँ पे लिखते हैं, जिसे ट्यूनिका क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं। ट्यूनिका प्रोपरिया का कार्य होता है अंदर वाले भागों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, क्या होता है? ट्यूनिका प्रक्रिया का कार्य होता है अंदर के भागों को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। तो ऐसी ही संरचनाएं दोनों में पाई जाएंगी। ट्यूनिका प्रक्रिया के अंदर 2 आवरण पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जनन उपकला कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जनन उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन उपकला कहते हैं। जनन का मतलब आपको पता है। जनन का मतलब आपको पता है। जन्म का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण करना। जनन उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को कहा जाता है सरटोली कोशिका। एक को क्या कहते हैं? सरटोली कोशिका। और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? दूसरे वाले को हम कहते हैं जर्म कोशिका। क्या कहते हैं? जर्म कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म
कोशिका कहते हैं। जो आकार में बड़ी होती है, जो आकार में बड़ी होती है उसे सर्टोली कोशिका कहते हैं। जो आकार में छोटी होती है और दोनों आवरण के मध्य में होती है उसे क्या कहते हैं? जर्म कोशिका कहते हैं। दो शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य में एक कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोशिका का निर्माण होता है, जिसे लेडिग लेडिग कोशिका जिसे लेडिग कोशिका या अंतराली कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो लेडिग कोशिका या अंतराली कोशिका कहते हैं। तो इस अंतराली कोशिका का भी क्या होता है? कुछ कार्य होगा, तभी ये पाया जा रहा है दोनों नलिकाओं के मध्य में। तो अब यहाँ पे इस लेडिक कोशिका का क्या कार्य होता है? लेडिक कोशिका का कार्य ये होता है कि जब कोई नर 12 से 14 वर्ष का होता है, जब कोई नर 12 से 14 वर्ष का होता है तो उसके हाइपोथैलेमस से, तो यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस से एक ग्रंथि जुड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और ये हमारा क्या है? हाइपो हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक हार्मोन्स का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? GnRH कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस से किसका निर्माण होता है? GnRH का निर्माण होता है। क्या होता है? GnRH का निर्माण होता है। ठीक ना? तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है पश्च, एक होता है अग्र और एक होता है मध्य। तो GnRH ने अग्र पीयूष ग्रंथि के पास गई और बोली कि निकालो, क्या निकालो? हार्मोन्स। ठीक है, क्या निकालो? हार्मोन्स। तो GnRH ने इसे प्रेरित किया और निकलवाया 2 हार्मोन्स, जिसे कहते हैं LH और एक को कहते हैं FSH। ठीक है, LH और FSH। LH और FSH रुधिर के माध्यम से, अब यहाँ पे देख लीजिए इनका फुल नेम क्या होता है? LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSH को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और यहाँ पे GnRH को कहते हैं गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या कहते हैं? गोनैडो रिलीजिंग ट्रॉपिक हार्मोन्स। गोनैडो रिलीजिंग सॉरी गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये LH और FSH होता है, यह रुधिर के माध्यम से टेस्टिस तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है? वृषण तक पहुँचता है। और वहाँ पहुँच करके यह LH, जो LH होता है, LH लेडिक कोशिका को क्या करता है? प्रेरित करता है और प्रेरित करके निकलवाता है एक हार्मोन्स, जिसे क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का कार्य क्या होता है? द्वितीय लैंगिक लक्षण को प्रेरित करना और शुक्र जनन नलिकाओं का क्या करना? निर्माण करना होता है। ठीक है ना? अब शुक्र जनन नलिका का जब निर्माण होता है तो शुक्र जनन नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए FSH ने FSH ने यहाँ पे देख लीजिए FSH। तो देखिए, जब LH ने कुछ किया तो FS भी क्या करेगा? कुछ न कुछ करेगा। तो FSH ने सर्टोली कोशिका को क्या किया? प्रेरित किया और सर्टोली कोशिका ने निकाला क्या? एक हार्मोन्स, जिसे क्या कहते हैं? ABP।
एबीपी, एबीपी न्यूज मत समझ लेना। एबीपी क्या है? एक हार्मोन्स है जिसे क्या कहते हैं? एडिनोसिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एबीपी ने क्या किया? एबीपी ने भी कुछ करेगा। एबीपी ने क्या किया? टेस्टोस्टेरोन को पकड़ा और पकड़ करके क्या कर दिया? अंदर लेकर चला गया। और जब टेस्टोस्टेरोन अंदर जाएगा तो अंदर जा करके टेस्टोस्टेरोन ने जर्म कोशिका को क्या करती है? प्रेरित करती है। और जर्म कोशिका क्या करती है? शुक्राणुओं का क्या करती है? निर्माण कर देती है। मतलब शुक्राणुओं को क्या करती है? जन्म देती है। और जब शुक्राणुओं का जन्म होता है तो शुक्राणुओं को जन्म के बाद उन्हें चाहिए क्या? भोजन चाहिए। और ये शुक्राणु क्या करते हैं? ये शुक्राणु जा करके सर्टोली कोशिका के पास चिपक जाते हैं और चिपक करके इनसे प्राप्त करते हैं क्या? भोजन को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप लोग। एक बार फिर से देखिए, हम आपको बताते हैं क्या? वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में। वृषण एक आवरण में पाया जाता है जिसे वृषण कोश कहते हैं। जब वृषण के अंदर देखा गया तो वृषण में कई खंड पाए गए जिसे वृषण पालिका कहते हैं। वृषण पालिका एक वृषण में 250 से लेकर 300 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक वृषण पालिका में शुक्र नलिका का क्या होता है? निर्माण होता है। एक एक पालिकाओं में 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे शुक्र नलिका कहते हैं। जब शुक्र नलिका को बाहर निकाला गया तो शुक्र नलिका के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे ट्यूनिका प्रापरिया कहते हैं। ट्यूनिका प्रापरिया का कार्य होता है अंदर वाले भागों का क्या करना? सुरक्षा करना। जब ये ट्यूनिका प्रक्रिया के अंदर देखा गया तो ट्यूनिका प्रक्रिया के अंदर 2 आवरण पाए जाते हैं जिसे जनन उपकला कहते हैं। जनन का मतलब होता है निर्माण करना। जनन उपकला में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे कहते हैं सर्टोली कोशिका और जर्म कोशिका। जो कोशिका बड़ी होती है और आधार से जुड़ी होती है उसे सर्टोली कोशिका कहते हैं। और जो कोशिका दोनों आवरण के मध्य में पाई जा रही है उसे जर्म कोशिका कहते हैं। इन दोनों नलिकाओं के मध्य में एक कोशिका का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे लेडिग कोशिका या अंतराली कोशिका कहते हैं। लेडिग कोशिका अंतराली कोशिका का भी कार्य है। तो लेडिग कोशिका अंतराली कोशिका का क्या कार्य होता है कि जब कोई नर 12 से 14 वर्ष का होता है तो उसके हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ क्या होता है? पीयूष ग्रंथि होता है। तो हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? जीएनआरएच। क्या निकलता है? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या निकलता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकलता है। और ये निकल करके अग्र पीयूष ग्रंथि के पास जाता है और जा करके निकलवाता है 2 हार्मोन्स जिसे कहते हैं एलएच और एफएसएच। क्या निकलता है? एलएच और एफएसएच। एलएच को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एफएसएच को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ये दोनों हार्मोन्स रुधिर के माध्यम से वृषण तक पहुंचते हैं और पहुंच करके एलएच ने लेडिक कोशिका को प्रेरित करती है और लेडिक कोशिका को प्रेरित करके निकलवाती है एक हार्मोन्स जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन को निकलवाती है। तो टेस्टोस्टेरॉन जब निकलता है और यह क्या करता है? और यही टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है कि जनन
टेस्टोस्टेरोन ने शुक्र नलिकाओं का भी क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शुक्र जनन नलिकाओं का निर्माण करता है। और जब शुक्र जनन नलिका का निर्माण होता है तो उसमें शुक्राणुओं का भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए एफएसएच ने सर्टोली कोशिका को प्रेरित करता है और सर्टोली कोशिका ने निकाला एक हार्मोन्स जिसे कहते हैं एबीपी। जब एबीपी का निर्माण होता है, एबीपी को कहते हैं एडिनोसिन बाइंडिंग प्रोटीन। एबीपी ने टेस्टोस्टेरोन को पकड़ा और पकड़ करके लेके अंदर पहुंचा दिया। और जब अंदर जाता है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन ने जर्म कोशिका को प्रेरित करता है। और जब जर्म कोशिका को प्रेरित किया तो उस वहां पर जर्म कोशिका ने शुक्राणुओं को क्या किया, जन्म दिया। और जब शुक्राणुओं का जन्म हुआ तो शुक्राणु को जीवित रखने के लिए उन्हें चाहिए पोषण। तो ये शुक्राणु सर्टोली कोशिका से जाकर चिपक करके अपने पोषण को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक।